नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहले एक वीडियो में एक गोल लिस्ट के बारे में बताया है कि आस्क जब हम कहते हैं तो हमें हर एक को अपनी एक गोल लिस्ट बनानी चाहिए। तो उसमें मेरी गोल लिस्ट में एक गोल अभी मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया और वो था कि मुझे जापान जाना था कभी। तो अभी रिसेंटली मैंने एक जापान की ट्रिप करके आई मैं परिवार के साथ। तो क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी यूटी ऑस्टिन में बिजनेस स्कूल में तो काफ़ी हमें जापानीज़ केस स्टडीज़ रहते थे। तब से एक मन में ख्वाहिश थी कि वहाँ जाके देखना है कि कैसा है वो देश। तो ऐसे मेरा वो गोल अभी रिसेंटली टिक हुआ। जापान में की ट्रिप बहुत अच्छी रही। हमने खुद ट्रिप प्लान की थी तो थोड़ा सा लोगों को समझने का अपने पेस से सब चीज़ें देखने का मौका मिला। और ऐसे लगा कि जापान में सब लोग ना बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के और सारे नियमों का पालन करने वाले लोग हैं। तो फिर ऐसे उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की कि क्या है उनके माइंडसेट्स क्या है, कैसे सोचते हैं वो, इसलिए उनका देश आज इस मुकाम पे है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 5 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। 5 उनके माइंडसेट कह सकते हैं आप या उनके सोचने का तरीका कह सकते हैं, जो हम अगर अपनाएँ तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत फ़र्क आ सकता है। तो देखते हैं क्या चीज़ है। वो थोड़े से जापानीज़ नाम है तो अगर किसी को जापानीज़ पता हो और मुझसे कहने में कोई गलती हो जाए तो थोड़ा-सा माफ़ कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? तो पहली चीज़ है उसको वो कहते हैं ओटेंटो सामे। तो इसका मतलब क्या है कि वो सोचते हैं ओटेंटो सामे वो एक्चुअली सूर्य सन गॉडेस को कहते हैं। उसका एक नाम है। तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई ना किसी का ध्यान है हमेशा, कोई हमें हमेशा देख रहा है। तो क्योंकि ना एक चीज़ मैंने देखी कि वहाँ पे अगर सिग्नल पे रेड लाइट हो, सिग्नल लगा हुआ हो तो और कोई नहीं हो रास्ते में, फिर भी लोग रुकते हैं। मतलब पूरे सारे वो लॉज़ फ़ॉलो करते हैं। तो उसके पीछे उनकी ये फ़िलॉसफ़ी है कि भले ही अभी हमें हमें लग रहा है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो एक हायर शक्ति है वो सन गॉडेस को मानते हैं तो वो ऐसे कहते हैं। लेकिन भगवान एक तरह से कह सकते हैं कि हमें हमारे ऊपर उसकी नज़र है और हम उसको ऐसे कुछ नहीं दिखाना चाहते जो उसको पसंद नहीं आएगा। सो अगर कोई हमें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना लोगों का बर्ताव बदल जाता है जब हम देखते हैं कि कोई नहीं देख रहा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। जब कोई नहीं देख रहा है फिर भी वो उसी तरह से बर्ताव करते हैं। फिर वो सिग्नल की बात हो या फिर रास्ते पे बिल्कुल एकदम कचरा पेटी भी नहीं रहती है तो वो कहीं पे भी कोई ऐसे किसी ने कुछ कचरा फेंक दिया है ऐसे कभी भी दिखाई नहीं देता है हमें। तो इतना साफ सुथरा देश है। तो इसका ये वजह है कि कोई देखे ना देखे हमें अपने नियमों का पालन करना है, क्योंकि वो एक ऊपर की शक्ति है जो हमेशा देख रही है। और एक्चुअली तो ऐसा है कि हमारे संस्कृति में भी हम ये चीज़ कहते हैं, लेकिन आजकल हमें थोड़ा सा इसको याद करने की ज़रूरत पड़ती है कि हम पहले तो ये सभी कहते थे कि कोई देखता है, कोई भले न देखे भगवान देख रहा है ऐसे। तो वो उनका एक पहली फिलॉसफी है। अभी दूसरी क्या है, दूसरा माइंडसेट क्या है? तो उसको कह सकते हैं टोकू बोलते हैं या अक्यूमुलेटिंग। तो वो टोकू क्या है? टोकू इज़ लाइक अच्छा कर्म। तो वो बोलते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म जमा करने चाहिए। तो अच्छे कर्म जमा कैसे करते हैं? तो हम जब किसी चैरिटी को कुछ देते हैं या फिर हम किसी और के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम ये टोको पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। और फिर जब भगवान देखता है कि इनके पास इतने पॉइंट्स हो गए हैं तो वो उसके बदले हमें उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है या कुछ हमारे ज़िंदगी में अच्छा होने लगता है उस वजह से। तो वो कहते हैं कि हमें हमेशा दुनिया में किसी और की मदद, फिर वो अगर कहीं पे भी ट्रेन में अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को सीट देना, कोई भी अच्छे काम जिसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने निस्वार्थ भाव से वो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका हिसाब रखता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अच्छे काम करने हैं, अच्छा टोकू जमा करना है। तो वो कहते हैं कि अगर हम दूसरों के प्रति करुणा से
पेश आए, काइंडनेस से पेश आए, तो वो ही घूम फिर के हमारे पास वापस आता है किसी न किसी तरीके से। तो ये उनका बिलीफ है, इसलिए सबका एक दूसरे से बहुत अच्छा बर्ताव रहता है। एक्चुअली ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि उन सब लोगों को, भारतीय लोगों के प्रति भी बहुत काफ़ी उनको जानकारी थी, काफ़ी उनको मतलब रिस्पेक्ट था। बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर थे, आपके लोग कितने आईटी में कितने अच्छे हैं। सो हमारे देश की तरफ भी उनका काफ़ी प्रेम और लगाव दिखा उधर। अभी तीसरी जो चीज़ है वो है साकुरा माइंडसेट। तो साकुरा, ये वो जो चेरी ब्लॉसम का जो पेड़ होता है उसे वो साकुरा कहते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें बनती, वो उसका आइसक्रीम भी बनाते हैं, कुकीज़ में डालते हैं। उसका एक सीज़न रहता है, सिर्फ 15 दिन के लिए ऐसे कुछ खिलते हैं वो फूल। अभी अप्रैल में उसका सीज़न था। तो वो उसका उसका साकुरा माइंडसेट क्या है, तो वो साकुरा पे सब लोगों का बहुत प्यार है। वहाँ पे सारी सब जगह आपको दिखेंगे उस फूल का कोई चित्र बना हुआ या ऐसे कुछ। लेकिन वो साकुरा जो है ना, वो थोड़ा जो जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, वार्म क्लाइमेट में, जैसे ओकिनावा, वहाँ नहीं खिलते हैं। जहाँ बहुत ठंड होती है जापान में, वहीं वो फूल खिलते हैं, जैसे टोक्यो हो गया ऐसे। तो वो कहते हैं कि हमेशा जब हमारे ज़िंदगी में बहुत विंटर आता है, मतलब बहुत सारी परेशानी होती है, तो हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि साकुरा जैसे मतलब विकट परिस्थिति में ही खिलते हैं, वैसे ही ये सारी परिस्थिति जाके हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहार आने वाली है साकुरा के फूलों के जैसे। सो जितनी ज़्यादा परेशानी, उतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी खिलने वाली है। सो ये उनका एक आशावादी माइंडसेट है। अभी चौथी चीज़ क्या है, तो वो कहते हैं लिविंग इन नकायमा। तो अभी ये जो नकायमा जो है उसका ये है कि ये आपको मदद करता है कि एंग्जाइटी और जो डर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसको कम करने में ये नकायमा मदद करता है। अभी नकायमा मतलब क्या है कि प्रेजेंट मोमेंट का अवेयरनेस, मतलब इसी जो क्षण है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम पीछे रहते हैं, मतलब जो घटना घटित हो गई उसके बारे में सोचते हैं, या आगे क्या होगा उसकी चिंता में रहते हैं। तो इसके बजाय हमें इसी क्षण में रहने का, इसको नकायमा कहते हैं। तो अभी एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर नायोकी याहागी, जो ऑनररी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, वो इस नकायमा के एक्सपर्ट है दुनिया में। तो वो क्या कहते हैं कि दो तरीके हैं आपको इस नकायमा में रहने के लिए, क्या कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि जो आप अभी कुछ कर रहे हैं, योगा हो जाए, डांस हो जाए, पेंटिंग हो जाए, कुछ घर का काम हो, कुछ भी जो आप अभी कर रहे हैं, उसमें अपने आप को पूरी तरह से भुला देना। मतलब जो जिसको हम एक फ्लो स्टेट कहते हैं, फ्लो एक ऐसे बहुत बढ़िया किताब भी है। तो फ्लो स्टेट ऐसे ना, वो एक ऐसी जिसका एक स्टेट है जिसका सबने अनुभव कभी ना कभी किया है, कि ऐसा पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे बीत गया। हम जो कर रहे हैं उसमें इतना हमारा उसमें खो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि सारे आराम से सारी चीज़ें हो रही है, और एकदम मतलब हमें बहुत खुशी होती है, आगे क्या करना है ये पता चलता है। इसको एक अलग फ्लो स्टेट कहते हैं। तो वो एक तरीका है वो नकायमा में रहने का। और दूसरा एक तरीका है कि हमें जो भी हम कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा ध्यान हो, और उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड फील करें। सो अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसके हर चीज़ के लिए अगर आप उस वक्त आप थैंक यू कहेंगे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, शक्ति, जो भी आप मानते हैं कि इस वजह आपको ये करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, संधि मिल रही है, उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे तो भी आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। तो ये है नकायमा में रहने के दो तरीके। और अभी उसके बाद जो आखिरी जो है वो है कि नेवर फॉरगेट योर शोशिन। अभी शोशिन क्या है कि इससे क्या होगा कि हमारे जो आलसीपन है वो निकल जाएगा और हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। अभी शो का मतलब है, शोशिन में शो का मतलब है शुरुआत, बिगिनिंग, और शिन का मतलब है माइंड, मतलब दिमाग। तो वो कहते हैं कि हमेशा हमारा एक जो बिगिनर्स माइंड है ना, वो हमें रखना चाहिए। कि आप देखिए, आप सोचिए कि कोई भी काम करते, जब हम नया सीखते हैं, जब नया करने की, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो हम कितने खुश रहते हैं, कितने एक्साइटेड रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ कैसे मैं जल्दी सीख सकूं, मज़ा आता है वो करने में। लेकिन जैसे जैसे है ना हम उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं तो उस पर हमारा ध्यान कम होने लगता है। तो वो कहते हैं कि हमेशा हमें वो बिगिनर्स माइंडसेट ही रखना है, हमें वो एक्साइटमेंट रहनी चाहिए वो काम करते समय, कितना भी हम उसमें एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए।
तो वो जो क्यूरियस एटीट्यूड है कि क्या है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें से हम अब स्पेशली ना पढ़ाई करते समय जब हम या कोई नई चीज़ सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बिगिनर्स माइंडसेट रखें कि मुझे इसमें से क्या सीखने को मिलेगा, मुझे अलग क्या मैं विचार कर सकती हूँ। तो उससे हम ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हम ज़्यादा हमें नए नए विचार आने लगते हैं। अगर हम ये सोचे कि नहीं ये तो सब मुझे आता है और ऐसे कोई हम बात सुनने बैठे, तो आपको पता लगेगा कि आपका ध्यान ही नहीं रहता फिर उस बात को सीखने में, और उससे आपको कुछ मिलता भी नहीं है। तो इसलिए ये बिगिनर्स माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका एक और इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग करते हैं कि बिगिनर्स माइंडसेट मतलब कैसे कि बिगिनर्स में जब हम एक्सपर्ट नहीं रहते तो देखिए कि हमें कितना टेंशन रहता है, हम कितना सब हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, हम कितना ऐसे मतलब मेक श्योर करते हैं कि हम सब चीज़ें अच्छी तरह से तैयारी हमारी हो, अच्छी हो, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखते हैं शुरुआत में। लेकिन फिर क्या होता है कि जब हम एक्सपर्ट होने लगता है तो काफ़ी बार लोग इसको ग्रांटेड लेने लगते हैं कि हो जाएगा, मेरे को आदत हो गई, अभी मैं थोड़ा ध्यान कम हो गया तो भी चलेगा। पर नहीं, हमें वो हमेशा वो याद रखना है कि हम शुरुआत में क्या करते थे, और हमें तो इसी से हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, हम हमेशा अच्छी कोशिश करते रहेंगे, ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ना कि कंप्लेसेंसी। तो अभी हमारे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जैसे महानायक भी जब अभी हम केबीसी गए थे तो देखा कि कैसे वो तैयारी करते हैं, कैसे वो उस माइंडसेट में, ऐसे नहीं कि इतने साल हो गए मुझे ये बहुत आसान है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं। हर बार एक नया एक्सपीरियंस, नया उतना ही एफर्ट देना, वो जो शुरुआत में जो किया था उतना ही एफर्ट देना, वो भी उतना इम्पॉर्टेंट है। अब उनके वही राज हम कह सकते हैं उनके इस इतने सफल करियर का। तो ये एक बहुत अच्छी फिलॉसफी जो मुझे बहुत पसंद आई कि शोशिन कि बिगिनर्स माइंड हमेशा रखना चाहिए। सो और भी बहुत सारी जापान में अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली। आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे बताइए, आपको मैं और उस पर वीडियो करूँगी। ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, जिनको फ़ायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूँगी। थैंक यू।